जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कतीरा। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे में और सादगी भरे अंदाज में हमारे सामने भरपूर तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह पेश किया गया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कतीरा। हमारे सामने स्टेज पर जो मेहमानान जलवा अफरोज़ हैं, अब उनकी खिदमत में इस्तक़बालिया फूल पेश किए जाएंगे। मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर सर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से दरख्वास्त करूंगा कि जनाब डॉक्टर ख्वाजा एम शाहिद साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें। हमारे दरमियान मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सैयद अकमल रज़वी साहब की खिदमत में गुलदस्ता इस्तक़बाल जनाब अब्दुल कदीर सर पेश फरमाएंगे। मिल्लत के हमदर्द व गमख्वार जनाब मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल्ली साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सैयद अहमद ज़ियाउद्दीन साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असलम परवेज साहब की खिदमत में जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर सर गुलदस्ता इस्तक़बाल पेश फरमा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर कसीरा। प्रोग्राम को बाकायदा आगे बढ़ाया जा रहा है। अब रास्त हम इस प्रोग्राम को समझेंगे, इसकी अहमियत, इसकी इफादियत, इस असासे की का तहफ़्फ़ुज़ कितना अहम है। इंशाअल्लाह आने वाले मुक़र्रिरीन हमारे सामने इस पर भरपूर रोशनी डालेंगे। एक बहुत अहम उन्वान अब जो हमारे सामने है, प्रोटेक्टिंग वक्फ प्रॉपर्टीज चैलेंजेस एंड द वे फॉरवर्ड। अमला के वक्फ का तहफ़्फ़ुज़, चैलेंजेस और मुस्तक़बिल के लिए लाहिया अमल, इस उन्वान पर हमारे सामने गुफ्तगू फरमाएंगे जनाब सैयद अकमल रिजवी साहब। सैयद अकमल रिजवी साहब सीनियर एडवोकेट हैं कर्नाटका हाई कोर्ट में और ह्यूमन राइट्स पर भी इनकी गिरा कदर खिदमात हैं। हम गुजारिश करते हैं जनाब अकमल रिजवी साहब से कि वह तशरीफ लाएं और अपने मौजू पर खिताब फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामाईन, स्टेज पे फाइल सारे मुअज़्ज़िज़ीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि वक्त कम है तो कोशिश करूंगा कि बगैर वक्त को ज़ाय करे सीधे पॉइंट पर आ जाऊं। मेरा ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, मैं शेयर कर लूंगा, उसकी कोशिश करता हूं कि कुछ टूटी फूटी उर्दू में भी उसका तर्जुमा करता हूं। Islamic economics, Waqf is one of the most important instrument that has played a very in uplifting the socio-economic status of the Muslim community. इससे तो कोई दो राय है ही नहीं कि हिस्ट्री में हिस्टोरिकली वक्फ ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने से लेकर इसका उरूज उस्मानी सल्तनत में हुआ। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि कहा यह जाता है कि
उस्मानी सल्तनत में सिटी बिल्डिंग यानी जो शहर आबाद किए गए उसके अंदर सबसे अहम रोल औकाफ ने अदा किया था। बास्कन एक स्कॉलर हैं, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि ऑटोमन एम्पायर में इसकी कितनी अहमियत थी। उन्होंने लिखा है कि अ पर्सन वुड हैव बीन बोर्न इन अ वर्क हाउस, slept in a work cradle, eaten and drunk from a work property, read work books, been taught in a work school, received his salary from work administration, and when he died, he was placed in a work coffin and buried in a work cemetery. इतना अहम रोल औकाफ का था कि जो गरीब लोग थे, कई लोगों के लिए स्कॉलर ये कहता है कि ये पैदा हुआ वक्फ के हॉस्पिटल में, इसका गहवारा वक्फ से दिया गया था, ये वक्फ के स्कूल में पढ़ा, इसकी तनख्वाह वक्फ के इंस्टीट्यूट से आई, और जब ये मरा तो इसका डोला वक्फ का था और ये वक्फ की जमीन पे मदफून। इतना अहम रोल था औकाफ का। क्या हो गया? हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से लेकर उस्मानी सल्तनत और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि हम इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि रो रो के बोलना पड़ता है कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कुछ कीजिए, इसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ कीजिए। मेरा अपना मानना यह है, और पूरे अदब के साथ, टुडे वक्फ is perceived only as a religious act in giving away lands for development of mosques, religious schools, orphanages and cemeteries. हमने इतना फॉर्मल कर दिया है वक्फ को और इतना नुकसानदेह हुआ है ये हमारा तस्वुर कि आज हम वक्फ अगर कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ जमीन करते हैं, और काय के लिए? कब्रिस्तान, ईदगाह, मस्जिद, बहुत अगर कोई प्रोग्रेसिव है तो उसने ऑर्फनेज के लिए दे दिया। और निहायत माजरत के साथ जो इनकम ये जनरेट हो रही है आज वक्फ की प्रॉपर्टी से इंडिया में, इट्स एक्सट्रीमली लो। ज्यादातर लैंड्स वेस्ट पड़ी हुई है। ईदगाहों को देख लीजिए कि बड़ी बड़ी जमीनें साल में सिर्फ 2 बार इस्तेमाल होती है। ये कभी भी मंशा नहीं था वक्फ का। वक्फ का मंशा हमेशा से यह रहा था कि उसके कॉर्पस को बाकी रखा जाए और उससे जो आमदनी आए उससे लोगों की मदद की जाए। तो जो कोर फिलॉसफी थी जिससे औकाफ बने थे, जिसकी वजह से औकाफ ने इतनी तरक्की की, हम उसको कहीं बहुत दूर छोड़ चुके। आज ये हमारे लिए जैसे रिलीजियस नमाज हमारी एक रिलीजियस एक्शन तक महदूद हो गई है, वैसे ही औकाफ, कब्रिस्तान, मसाजिद, ईदगाह, इन चीजों के लिए हमने उसको महदूद कर रखा है। इस माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है, वरना हम इस असासे को पूरी तरीके से खो देंगे। The inefficiency in the administration and management of Waqf institutions are the main factors that have hindered the potential growth of Waqf. दोबारा पूरे अदब के साथ और माजरत के साथ, वक्फ एक्ट 1913, 1954, 1995, अमेंडमेंट 2013, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी जो है वो सिर्फ इस बात की है कि किसी सूरत बस जमीनी को महफूज किया जाए। उसके अंदर आपको कहीं पर भी जो नेक्स्ट फेज होना चाहिए उसके डेवलपमेंट का, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का,
उससे इनकम को बेहतर बनाने का। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वक्फ एक्ट इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो रोकता है इन सारी चीजों, इसके डेवलपमेंट को रोकता है। डिजाइन ही इस तरह किया गया। कंपेयर कीजिए, दो छोटी मिसालें हैं तारीख की। 1940 में फोर्ड कंपनी के मालिका ने फोर्ड फाउंडेशन बनाया। उन्होंने $25,000 दिए थे उस एंडोमेंट के लिए। बाद में उन्होंने $2,25,000 के फोर्ड कंपनी के शेयर दिए। कुछ सालों में सारे शेयर बेच दिए गए फोर्ड कंपनी के। जिन लोगों ने उस एंडोमेंट को, उस ट्रस्ट को संभाला, उन लोगों ने जो उनके सेल कर रहे थे जो पैसा आया था, उसके बाद उन्होंने जो उसका इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न लिया, इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न लिया। आपको यह हैरत होगी सुन के कि फोर्ड के मालिकान थोड़े ही अरसे के बाद कोई नहीं था फोर्ड फाउंडेशन, ट्रस्टीज में नहीं थे वो। अभी हाल ही में फोर्ड द थर्ड ट्रस्टी बने हैं, वरना कोई नहीं था उसके अंदर। $2,25,000 के शेयर थे जो कुछ सालों में बेच दिए गए, और आज फोर्ड फाउंडेशन के पास $16 बिलियन का उनके पास असासा, जिससे वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि यूएस और चाइना के बीच के ताल्लुकात फोर्ड फाउंडेशन उसका फाउंडेशन रखता है। हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, अजीम प्रेमजी 66.66% विप्रो के शेयर्स अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के हैं। टोटल वैल्यू जो उन्होंने डोनेट की है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को $38 बिलियन है, यानी कि फोर्ड फाउंडेशन से दुगने से भी ज्यादा। मैं इसलिए इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि हमारा जो वक्फ 1995 एक्ट है, जो 2013 की तरमीम के बाद भी, तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उसके अंदर कि आप एक्सपर्ट्स को ला सके मैनेज करने के। फोर्ड फाउंडेशन में सिस्को का ओनर बैठता है। फोर्ड फाउंडेशन में दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनीज के लोग बैठते हैं। प्रेम जी ने बेहतरीन टैलेंट को अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में रखा है। और हमारा मामला यह है कि हमारे पास एडवाइजरी कैपेसिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी के हिसाब से किसी आर्किटेक्ट को या किसी पॉलिसी मेकर को इंक्लूड कर सकती है। हमारे पास अलावा जमीनों के कुछ है नहीं वक्फ बोर्ड की। उसकी मैनेजमेंट कमिटीज के अंदर कोई रियल एस्टेट का नॉन पर्सन नहीं है। ना प्रेस्टीज के इरफान रजा है, ना आईबीसी के जियाउल्लाह शरीफ है, ना बेरीज के सैयद बेरी है। जिन लोगों को रियल एस्टेट का कुछ नहीं मालूम, वो वक्फ की प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहे हैं। और पूरे एक्ट का आप देखिए, पूरा इसी तरीके से बनाया गया है एक्ट कि कभी इनकी तरक्की हो नहीं सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि हम अर्बन वक्फ लैंड्स को डेवलप करेंगे। आपको मालूम है उनका बजट साल का 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए में क्या डेवलप करेंगे आप? तरमीम की जरूरत है, इसको बहुत प्रोफेशनल बनाने की जरूरत है। अब हमारे पास जमीन होती है, अगर हमको ज्वाइंट डेवलपमेंट देना है तो हम कितनी मेहनत करते हैं, अलग अलग बिल्डर से जाके मिलते हैं, उनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसकी सारे जाके देखते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, उनका जो है मार्केट पे नाम कैसा है, फाइनेंशियली कैसे हैं। लेकिन वक्फ की अमलाक की जब बात आई, गवर्नमेंट सर्वेंट्स जिन्होंने कभी कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं किया है, पॉलिटिशियंस जो ऑफ कोर्स रियल एस्टेट बहुत अच्छा जानते हैं मगर कंस्ट्रक्शन नहीं, डील्स जानते हैं, इसके अंदर बहुत मेहनत की और इसके अंदर तरमीम की बहुत सख्त जरूरत है। ना कोई रेलेवेंट क्वालिफिकेशन है जो लोग मैनेज कर रहे हैं, ना एक्सपर्टीज है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट।
दूसरा मामला देखिए, मुतवल्ली या मैनेजिंग कमेटी है, अकाउंटेबिलिटी का हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है। वक्फ के रूल्स बनाए गए हैं, फॉर्म 60 ये है, फॉर्म 61 ये है, फॉर्म 62 ये है। मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं। और क्या है इस फॉर्म में? आपको लिस्ट देनी है कि आपकी जमीनों पे कौन कौन टेनेंट्स हैं, क्या किराया दे रहे हैं, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये तो निचले दर्जे के अकाउंटेंट के करने का काम है भाई, इसके लिए मुतवल्ली की क्या जरूरत है? अकाउंटेबिलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है इसके अंदर। कोई क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपने आमदनी बढ़ाने के लिए क्या किया, या आपके बेनिफिशियरीज कितने बढ़े। पूरे वक्फ एक्ट में कहीं अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, अकाउंट्स का सिस्टम, और वो भी लाइफलेस। फॉर्म भरे हैं, पहले आप लिखिए आपके वक्फ का नाम क्या है, लिखिए आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या किराया आ रहा है, क्या दिया है। और बोर्ड को सबसे ज्यादा तकलीफ और वो इंटरेस्ट जो होता है वो 7% उनको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे थोड़ी होती। आज आप जानते हैं कि हर क्वार्टर लिस्टेड कंपनीज की और अनलिस्टेड कंपनीज की मीटिंग होती है, मैनेजमेंट का अकाउंटेबिलिटी पूछी जाती है, प्रॉफिट कम हुआ, लॉस ज्यादा हुआ, क्यों हुआ, आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या करेंगे आप लोग। कुछ नहीं है ये वक्फ एक्ट, और नहीं हमको उसकी फिक्र है। हम बहुत खुश हैं इस बात से कि हम प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 1,10,000 से ज्यादा एकड़ जमीन कर्नाटक के अंदर इनाम एबॉलिशन एक्ट में चले गई। केसेस चले, सब हुआ, मेरे ख्याल से अब कोई 30 या 33,000 बची है, 80,000 एकड़ जमीन तो जा चुकी है। और मेरे नजदीक उसकी वजह यह है कि ना मुतवल्ली आपको बेनिफिशियरीज की लिस्ट ट्रांसपेरेंटली बताते हैं, न किसी बेनिफिशियरी को मालूम है कि उसको यहां से बेनिफिट है और उसको इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई पूछ रहा है कि भाई लास्ट ईयर आपकी इनकम इतनी थी, इस साल बढ़ी क्यों नहीं इनकम आपकी। कभी हमने जायजा लिया है कि नए वक्फ क्यों नहीं बन रहे हैं, कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में क्यों नहीं देता हो? इसलिए कि उसको भरोसा नहीं है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उसको यकीन है कि मिसमैनेज होगी। और कानून ऐसा है कि उसको डेवलप करने का तरीकाकार भी नहीं। तो जब तक हम अकाउंटेबिलिटी के लिए वक्फ के कानून में तरमीम नहीं लेके आएंगे, और जब तक हम लोगों को एंकरेज नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे। देखिए, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, हांगकांग नहीं, सिंगापुर, मलेशिया और कुछ अरब ममालिक और टर्की, इन्होंने कैश वक्फ का सिस्टम को एंकरेज किया। जहां पे लोग वक्फ बना सकते हैं, जायदाद नहीं है, वहां पे एंडोमेंट की तरह उन्होंने पैसा दिया और उन लोगों ने उसको इन्वेस्ट किया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, जो भी हुआ। जब तक हम तरमीम ये नहीं लेके आते और लोगों को ये नहीं बताते कि भाई आप 500 रुपए देना चाह रहे हैं दीजिए, लेकिन वक्फ को कैश वक्फ में तब्दील कीजिए, उसे आप चाहे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाइए, कमर्शियल बिल्डिंग बनाइए, या कहीं और इन्वेस्ट कीजिए उसके पैसे से लोगों की एजुकेशन, हेल्थ, जो मैंने आपको पहले बताया कि क्रेडल टू ग्रेव, हर चीज का इंतजाम होना चाहिए। और जब तक मुमकिन नहीं है, जब तक हम लोग एंकरेज हों और अपना पैसा नहीं लगाएं और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को डेवलप ना करें, ये नहीं होने वाला।
हमारे जहन से इसको निकालने की सख्त जरूरत है कि वक्फ का मतलब सिर्फ मस्जिद, ईदगाह, इमाम बाड़ा, इससे बेहतर है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा व्हीकल है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए व्हीकल है, एनवायरमेंट, हर चीज के लिए हमको एक एंकर अगर है जो हमारी हिस्ट्री में रूटेड है, जो हमारे रिलीजन में रूटेड है, तो वापस प्रैक्टिकल हालात बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी, हिंदुस्तान की सतह के ऊपर भी आज भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जिन डॉक्यूमेंट से वक्त क्रिएट हुआ था वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं। 100 साल पहले दरगाहें बन गई, बड़े बड़े औलिया उसमें मदफून हैं, मसाजिद बना दी गई, उनके मेंटेनेंस के लिए जायदादें दी गई, लेकिन उसके कागजात नहीं है। कुछ मतवलिया ने हजम कर लिया, कुछ वहां के लोकल राउडीज ने हजम कर लिया। तो सबसे बड़ा चैलेंज बहरहाल यही रहा है कि रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद नहीं, और जब लोग उसके ऊपर नाजायज कब्जा करते हैं, नियतें खराब होती हैं, खुसूसन खुद मुतवल्ली और उनके खानदान वालों की, तो फिर मसला और बड़ा हो जाता है। फिर आप देख लीजिए कि एनक्रोचमेंट है वक्फ की प्रॉपर्टीज के अंदर, बराबर वाला कार के लिए जगह इंक्रोच किया, लोकल रोडी ने और थोड़ा सा मार लिया, फिर लोकल पॉलिटिशियन आया, उसने पूरा ही मार लिया। यह है कहानी वक्फ की। फिर इलीगल सेल हुए हैं, एक्सचेंज, गिफ्ट, डॉक्यूमेंट्स हर किस्म के क्रिएट किए गए, आमतौर पर मैनेजिंग कमेटी के लोगों ने किए हैं। और फिर आखिर में जो सबसे बड़ा मसला है वो लीगल रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट्स के अंदर सबस्टैंडर्ड एडवोकेट्स और एक्सट्रीमली सबस्टैंडर्ड हेल्प फ्रॉम वक्फ बोर्ड्स इन केसेस। जायदादों की हद तक तरमीम के बाद 2013 की और फिर 1954 और 1995 के एक्ट में भी आप सब जानते हैं कि वक्फ एक्ट यह कहता है कि हर स्टेट सर्वे कराएगा वक्फ का, जो हुकूमत का कमिश्नर अपॉइंट होगा, सर्वे कमिश्नर, वो सारी प्रॉपर्टीज की लिस्ट बनाएगा, सुन्नी है या शिया है बनाएगा। फिर वो लिस्ट वक्फ बोर्ड को जाएगी, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, और वक्फ बोर्ड उसको नजरसानी करेगी, देखेगी कि करेक्टली रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। फिर वो वापस गवर्नमेंट को भेजेगी, और गवर्नमेंट जब वो देख लेगी तो उसको नोटिफाई कर देगी। जब नोटिफिकेशन जारी हो गया गजट के अंदर, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर किसी को उसके खिलाफ कोई केस करना है तो वो करे। और आप ये भी जानते हैं कि 2013 एक्ट के अंदर ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं, तो वो केस ट्राइब्यूनल को जाएगा और ट्राइब्यूनल का फैसला, आखिरी फैसला होगा। उसके खिलाफ एक रिवीजन पिटीशन हाईकोर्ट में दाखिल हो सकती है और उसका सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल हो सकती है। तो उस हद तक कानूनन जितनी प्रोटेक्शन दी जा सकती थी वो दे दी गई। इसलिए क्या कोई भी जाके कमिश्नर को इंफॉर्मेशन दे सकता है, सर्वे होगा, सर्वे के वक्त आप इंफॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का ही अपॉइंटेड कमिश्नर है, वो उसकी तहकीक करेगा, वो लिस्ट वक्फ बोर्ड को भेजेगा, वक्फ बोर्ड उस पर नजरसानी करेगी, वापस उसको गवर्नमेंट के पास भेजेगी, फिर वो नोटिफाई किया जाएगा, गजट में आएगा और वो फाइनल होगा। अगर 1 साल के अंदर कोई केस फाइल नहीं करता है तो फिर बाद में वो फाइल नहीं कर सकता, यह कानून बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। आमतौर के ऊपर एक्सेप्शंस ये है कि मालूम ही नहीं था,
और कि ये नोटिफाई हो चुकी है, हमको बहुत देर से मालूम हुआ, तो उस सूरत में उन्होंने लिमिटेशन एक्सटेंड किया है कि भाई आप जाओ, ट्राइब्यूनल के सामने जाओ। तो उस हद तक कानूनी तौर के ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज का मेरे ख्याल से इतना बड़ा मसला कानूनी तौर पे नहीं रहा। फिर एक स्टेप आगे गया है वक्फ एक्ट। सेक्शन 40 ये बोलता है कि डिसीजन की ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करेगा। पेपर्स की बुनियाद पे उन्होंने प्रोसीजर बताया है, उस प्रोसीजर की बुनियाद से अगर किसी को उससे इत्तेफाक नहीं है बोर्ड की डिसीजन से, तो फिर ट्राइब्यूनल जा सकता है, ट्राइब्यूनल का फैसला हतमी होगा। तो ऑल इन ऑल इशू ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया जाए, कोशिश होनी चाहिए कि हम किसी सूरत ये साबित कर सके कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की थी। इसलिए कि जो कानूनन किया जा सकता था वो सब मेरे नजदीक किया जा चुका है। अब पहले की तरह के मसाइल नहीं रहे, जहां पे मुतवल्ली और जो दिल चाहता था वो प्रॉपर्टी को डॉक्यूमेंट क्रिएट करके बेच सकता था। सेक्शन 51 है वक्फ एक्ट का, वो ये बोलता है कि कोई सी भी प्रॉपर्टी, चाहे वो गिफ्ट हो, एक्सचेंज हो, सेल हो, अगर वक्फ की है तो वॉइड एब इनिशियो, यानी वो सेल माना ही नहीं जाएगा, यह कानून बोलता है। यहाँ हमारा मसला एडवर्स पोजीशन का आता है कि अगर कोई हिंदुस्तान का कानून आमतौर पर यह समझ लीजिए कि यह है कि अगर कोई गाजिबाना कब्जे में है किसी और की प्रॉपर्टी के ऊपर, अगर वो हुकूमत की प्रॉपर्टी है, 30 साल तक कोई अपना कब्जा साबित कर सकता है कोर्ट में, तो फिर वो जमीन हुकूमत की भी नहीं रहती, उस शख्स की हो जाती। उसको इंग्लिश में एडवर्स पोजीशन बोलते हैं, और उर्दू का मैंने बहुत वीक सा तर्जुमा किया है गाजिबाना कब्जा। यानी आपको ओपनली अपनी ओनरशिप जाहिर करनी होती है। उसका तरीकाकार ये होगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ले लिया अपने नाम से, पानी का कनेक्शन ले लिया, सैंक्शन प्लान ले लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस किस्म की चीज। तो हम सबको हद से ज्यादा इस बात का ख्याल रखना है कि औकाफ की जो इमलाक मौजूद है उसके अंदर और एनक्रोचमेंट ना हो सके। सेक्शन 54 है जिसके अंदर वक्फ बोर्ड के सीईओ को पावर है कि वो अगर कहीं देखता है कि एनक्रोचमेंट है तो वो नोटिस दे सकता है। नोटिस देने के बाद उसका जवाब देख के डिस्प्यूट अगर है तो उसको फिर ट्राइब्यूनल को रेफर कर देगा, और ट्राइब्यूनल का फैसला मैंने जैसा आपको बताया वो बाइंडिंग है, सीआरपी फाइल होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। पूरे वक्फ एक्ट के अंदर पिछले 25-30 साल में जो थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग एक चीज हुई है वो लीज रूल्स के अंदर जो तरमीम हुई, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मेंबर फारूक महमूद साहब थे, जो सिल्वर लाइन रियल्टी के नाम से बॉम्बे के बैंगलोर के बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्होंने मुझे फोन किया, मैं कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के प्रोग्राम में दिल्ली में था। बोले हमारी मीटिंग है कल और मेरे पास थोड़ा सा मैंडेट है कि मैं वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हम दोनों ने काफी देर तक गुफ्तगू हुई और उसके बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पे हमने ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन प्रॉपर्टीज के सेल के लिए गवर्नमेंट हर जगह मार्केट रेट के करीब करीब रेट फिक्स कर रही है। चैलेंज ये था कि कोई ऐसा मंसूबा देना चाहिए जो हुकूमत को एक्सेप्टेबल हो। तो हम फारूक भाई से हमारी बात हुई तो फारूक भाई कहने लगे कि रियल एस्टेट के अंदर एनीथिंग अबव 5% इज अ वेरी गुड रिटर्न, एनीथिंग इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी अबव 7% इज अ वेरी गुड रिटर्न। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक प्रपोजल देके देखते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टीज की जो
सब रजिस्ट्रार की वैल्यू है जो गवर्नमेंट ने वैल्यू फिक्स की है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी लीज पे दी जा रही हो वो कम से कम 5% ऑफ दी गवर्नमेंट वैल्यू हो साल की? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट हो गया, तरमीम हो गई है वो। अब पूरे हिंदुस्तान का कानून ये है कि आपको प्रॉपर्टी का 5% रिटर्न एक्सपेक्टेड है गवर्नमेंट की रेट का, लेकिन उसको 2014 में हुआ है। 3-4 साल पहले तक भी और अब भी कई प्रॉपर्टीज, इसलिए कि वो मुतवल्ली के जानने वाले, उनके रिश्तेदार, मुतवल्ली के लोग वही बैठे हुए हैं। हमने फिर आरटीआई फाइल की बैंगलोर में। मैं बता रहा हूं कि क्या किया जा सकता है इसी कि भाई आपने क्या कार्रवाई की उन मुतवल्लियों के खिलाफ जिन्होंने वक्फ लीज रूल को फॉलो नहीं किया, जो बताती है कि 5% ऑफ द गवर्नमेंट वैल्यू पर एनम का रेंट होना चाहिए मिनिमम। जब थोड़ी बहुत हलचल हुई, अब काफी हद तक बैंगलोर के अंदर मामला ऐसा है कि 5% के आसपास कम से कम नई लीज 5% से कम में नहीं दी जा रही। लेकिन जैसे मैंने से आपसे अर्ज किया, ये काफी नहीं है। जब तक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज अगर आप गवर्नमेंट के भरोसे पे रहेंगे तो 2 करोड़ रुपए अगर उनका सालाना बजट है या 3 करोड़ रुपए सालाना बजट है पूरे इंडिया के लिए, तो हम किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को ढंग से डेवलप करने से पहले उसके खराब होने का वक्त आ जाएगा दोबारा बारी आने तक। वक्फ बोर्ड के अंदर के बहुत सारे चैलेंजेस, पैरवी बहुत खराब होती है। उसकी वजह लाइक ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एडवोकेट्स सीईओ के या असिस्टेंट सीईओ के बाहर इंतजार करता रहे। जो अच्छे एडवोकेट हैं उनके पास फालतू वक्त नहीं है कि वो जाके किसी का इंतजार करें। जो इनकी सख्त लफ्ज है, चापलूसी करता है, उनके पास वो केस जाते हैं। नॉर्मली सब स्टैंडर्ड एडवोकेट्स जो डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड को प्रेजेंट करने चाहिए वो उनका ही इंस्पेक्टर दूसरों के हवाले कर देता है। कंप्लीट रिहॉल ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट इज अ मस्ट। और बैंगलोर वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत मसाइल है। राइट हैंड को हकीकतन नहीं मालूम कि लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है। लीगल फाइल एक अलग बंदे के पास होगी, मुतवल्ली कौन होगा वो एक अलग बंदे के पास होगी। मतलब लीगल, और अगर वो बंदा जा रहा है तो उसको खुद को नहीं मालूम कि इसके ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन हुआ। अब ये नहीं मालूम कि जानबूझ के ऐसा किया गया है या जो गलती हो गई उसको कंटिन्यू किया जा रहा है। गलती है या जानबूझ के है नहीं मालूम। और इसीलिए आप देखिए कि वक्फ बोर्ड करता क्या है, नॉर्मली सिर्फ और सिर्फ मुतवल्ली किसको बनाना है वही डिसाइड कर रहा है। मुतवल्ली के झगड़े ही सॉल्व कर रहा है। कोर्ट में केस चल रहा है, वहां कोई ऑर्डर है, यहां पे कोई ऑर्डर पास हो रहा है। पूरी तरीके से ओवरहॉल की जरूरत है तो वक्फ बोर्ड की लीगल डिपार्टमेंट और तरमीम लानी है। बहुत सारे रिस्क हैं उसके अंदर। कैश वक्फ की बेइंतहा जरूरत है। लोगों को अपना पैसा लगाना है, चाहे बिल्डिंग के लिए बनाए या कहीं और इन्वेस्टमेंट के लिए करें। लेकिन जब तक आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक का कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता। और जब तक आप बेनिफिशियरीज को और आपके परफॉर्मेंस को लोगों के सामने नहीं रखेंगे, लोगों को कोई दिलचस्पी भी नहीं होगी। सनलाइट की जरूरत है, अंधेरा है वहां पर। सनलाइट बहुत बड़ा डिसइंफेक्टेंट होता है। और सनलाइट यह है इसके अंदर कि आप बेनिफिशियरीज को बताएं कि ये आपके बेनिफिट के लिए बनाया गया है, आप इस पे नजर रखो। जो डोनर्स हैं, जो वक्फ के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको आप बताइए कि देखो ये बेनिफिशियरीज हैं, लास्ट ईयर इतने लोगों को हेल्प की गई थी, इस साल इतने लोगों को हेल्प की जाएगी,
आप लोग इसके अंदर अपना डोनेशन दीजिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बिल्डिंग बना के दीजिए। एक बिल्कुल नई थॉट प्रोसेस की जरूरत है। मुस्तकबिल बहुत रोशन है, बशर्ते कि आज हम कोई एक्शन लें, बशर्ते कि आज हम प्रैक्टिकली एक्सपर्ट की ओपिनियन लेना शुरू करें और जो उस चीज को जानता है उसको उसके अंदर इन्वॉल्व करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।